नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में अर्थशास्त्र प्रथम अध्याय विकास का पार्ट 2 भाग पढ़ाऊंगा, यानी दूसरा भाग आपको पढ़ाऊंगा। तो मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया धारणीय विकास क्या है तथा इसके लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ होनी चाहिए, और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताता हूँ मानव विकास का अर्थ क्या है, मानव विकास किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने। मानव विकास का क्या अर्थ है? मानव विकास का अर्थ है मानव में गुणात्मक सुधार करना, अथवा आप कह सकते हैं कि मानव के अंदर गुणों का सुधार करना ही मानव विकास कहलाता है, या मानव के अंदर गुणों का विकास करना है, गुणात्मक सुधार करना ही, या गुणों में मानव के गुणों में सुधार करना ही मानव विकास कहलाता है, जिसके द्वारा जन कल्याण के साधनों का विस्तार किया जाता है, यानी जिसके द्वारा जन कल्याण के साधनों का विस्तार किया जाता है और इनके द्वारा कल्याण के उन्नत स्तर को प्राप्त किया जाता है, यानी इन कार्यों के द्वारा कल्याण के उन्नत स्तर को प्राप्त किया जाता है। मानव विकास के स्तर में वृद्धि के लिए 3 विकल्प हैं, यानी मानव विकास के जो स्तर होते हैं उनको बढ़ाने के लिए कितने विकल्प होते हैं। तो मानव स्तर के या मानव विकास के स्तर में वृद्धि के लिए, या आप कह सकते हैं कि मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए 3 विकल्प हैं। सबसे पहले लंबा एवं स्वस्थ जीवन, यानी व्यक्ति का जीवन जो होना चाहिए वो लंबा और स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह अपने अंदर गुणात्मक सुधार कर सकता है। दूसरा है ज्ञान प्राप्त करना। अब ज्ञान प्राप्त करना यानी जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, या अपने गुणों को सीख नहीं सकता, या उच्च गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। तीसरा, आवश्यक संसाधनों तक पहुंच बनाना। आवश्यक संसाधनों तक पहुंच बनाना यानी जब तक उसकी पहुंच अच्छे संसाधनों तक नहीं होगी, वह शिक्षित नहीं होगा या लंबा एवं स्वस्थ जीवन उसका नहीं होगा, तब तक वह अपना आवश्यक संसाधनों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता है। तो मानव विकास का अर्थ यही होता है कि मानव में गुणात्मक सुधार करना, या आप कह सकते हैं कि मानव के गुणों में सुधार करना ही मानव विकास का अर्थ होता है, जिसके द्वारा वह कल्याण के उन्नत स्तर को प्राप्त कर सकता है तथा मानव विकास के स्तर में वृद्धि कर सकता है। और वृद्धि करने के लिए 3 विकल्प होने चाहिए। पहला लंबा एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा आवश्यक संसाधनों तक पहुंच बनाना। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए विकास के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो व्यक्तियों की इच्छाएं एवं आकांक्षाएं मतलब व्यक्तियों की जो इच्छाएं होती हैं तथा आकांक्षाएं होती हैं वो असीमित होती हैं। अर्थशास्त्र में एक परिभाषा आप लोगों ने सुनी होगी कि व्यक्ति की इच्छाएं जो होती हैं वो असीमित होती हैं, लेकिन उनके पास समय जो होता है वो सीमित होता है। तो वही चीज़ कहा गया इसमें कि व्यक्तियों की इच्छाएं एवं आकांक्षाएं असीमित होती हैं। वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो, यानी जो उनके जीवन में के लिए उपयोगी हो, जिसकी प्राप्ति हेतु उनके कुछ लक्ष्य होते हैं, यानी उनकी प्राप्ति के लिए उनके कुछ लक्ष्य होते हैं। वे लक्ष्य कौन कौन से होते हैं अब देखिए, वो आगे हम बता रहे हैं आपको। जो लक्ष्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक लक्ष्य होता है, दूसरा होता है गैर आर्थिक लक्ष्य। तो आर्थिक लक्ष्य क्या होता है? आर्थिक लक्ष्य के अंतर्गत अधिक आय, यानी जो व्यक्ति की इच्छाएँ होती हैं उसमें उसका आर्थिक एक लक्ष्य होता है प्राप्ति के लिए, और दूसरा होता है गैर आर्थिक लक्ष्य। तो आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति क्या क्या होती है, यानी आर्थिक लक्ष्य में वो क्या क्या प्राप्त करना चाहता है। जैसे अधिक आय कमाना चाहता है, नियमित यानी रोज उसको रोजगार मिलना चाहिए, बेहतर मजदूरी तथा उत्पादों के लिए अच्छी कीमतों तथा सुविधाओं का होना जरूरी है। या आप कह सकते हैं आर्थिक लक्ष्य के अंतर्गत अधिक आय, नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी तथा उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें तथा सुविधाएं होनी चाहिए। ये उसका प्रथम लक्ष्य होता है, आर्थिक लक्ष्य। और दूसरा लक्ष्य क्या होता है? गैर आर्थिक लक्ष्य। तो गैर आर्थिक लक्ष्य के अंतर्गत अधिक आय ना चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी ये उसके उद्देश्य होते हैं। जो अधिक आय नहीं चाहते हैं तो इसके अंतर्गत समानता का व्यवहार होना चाहिए, स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा दूसरों से प्राप्त सम्मान होता है। यानी गैर आर्थिक लक्ष्य में वो अधिक आय नहीं चाहते हैं क्यों, लेकिन उनका कुछ उद्देश्य होते हैं। अच्छा,
अधिक आना चाहने वाले व्यक्ति इसमें होते हैं। उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा दूसरों से प्राप्त सम्मान। ये होता है गैर आर्थिक लक्ष्य। यानी आर्थिक लक्ष्य जिसका उद्देश्य होता है धन कमाना, यानी धन के कमाने के लिए किया गया कार्य ही आर्थिक लक्ष्य कहलाता है, या उद्देश्य से किया गया कार्य आर्थिक लक्ष्य। यानी आर्थिक लक्ष्य का तात्पर्य होता है कि धन कमाने के लक्ष्य से किया गया कार्य, और जिसमें समानता एवं स्वतंत्रता तथा दूसरों से प्राप्त सम्मान के लिए जो कार्य किया जाता है वो गैर आर्थिक लक्ष्य कहलाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें व्यक्ति आय नहीं चाहता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है गैर आर्थिक लक्ष्य का, जिसमें समानता का व्यवहार व्यक्ति चाहता है समाज में रहकर, स्वतंत्रता चाहता है और दूसरों से प्राप्त सम्मान चाहता है। अब देखिए आगे बच्चों, आगे के टॉपिक में दिया गया आर्थिक विकास से क्या आशय है। आर्थिक विकास से क्या आशय है, तो आर्थिक विकास में लिखा है, सामान्य शब्दों में आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे देश की राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। यानी सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं आर्थिक विकास से आशय, तो सामान्य शब्दों में आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे देश की राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। यानी आप कह सकते हैं कि सामान्य शब्दों में आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे देश की राष्ट्रीय जो आय होती है उसमें दीर्घकालीन वृद्धि होती है। यानी राष्ट्रीय देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें लंबे समय तक वृद्धि होती रहती है। इस अर्थ में राष्ट्रीय आय को विकास का मापदंड माना जाता है। यानी इस अर्थ में राष्ट्रीय आय को विकास का मापदंड माना जाता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती रहती है। यानी जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती रहती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी लंबे समय तक वृद्धि होती रहती है। इसलिए इसको आर्थिक विकास कहा गया। यानी आर्थिक विकास का तात्पर्य होता है कि देश की राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि ही आर्थिक विकास कहलाती है। फिर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए एक परिभाषा दी कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार भौतिक कल्याण में सतत या दीर्घकालीन उन्नति आर्थिक विकास है। अब भौतिक कल्याण में यानी जो भौतिक हमारी वस्तुएं हैं उसमें सतत मतलब लगातार और लंबे समय तक उन्नति ही आर्थिक विकास कहलाती है। यानी जो भौतिक कल्याण वाली वस्तुएं हैं यानी जो हमारे संसाधन है कह सकते हो उसमें लगातार उन्नति ही आर्थिक विकास है। फिर अब देखिए आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर दीर्घकालीन वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर दीर्घकालीन वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक समृद्धि की अवधारणा से अधिक विस्तृत है। तो यहाँ पर देखिए आगे भारतीय लोगों द्वारा ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग। तो भारतीय लोगों द्वारा ऊर्जा के स्रोत, तो इन स्रोतों को दो भागों में बांटा गया। यानी भारतीय लोगों द्वारा जो ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जाना इन्हें दो भागों में बांटा गया। एक परंपरागत स्रोत, पहला है हमारा परंपरागत स्रोत, तो इसमें मानव संसाधन, पशुपालन, कोयला, विद्युत ताप, जल विद्युत, पेट्रोल, डीजल व मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु शक्ति ऊर्जा, ये जो हमारे सब स्रोत हैं ये हमारे परंपरागत स्रोत हैं। यानी जो प्राचीन काल से हमें प्राप्त होते, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते चले आ रहे हैं हमारे परंपरागत स्रोत। मानव संसाधन, पशुपालन, कोयला, विद्युत ताप, जल विद्युत, पेट्रोल, डीजल व मिट्टी के तेल, ये प्राकृतिक गैस, परमाणु शक्ति ऊर्जा, तो ये सब परंपरागत स्रोत हैं। और गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, इससे पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यानी जो गैर परंपरागत स्रोत हैं। यानी ये परंपरागत नहीं है, ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो आप कह सकते हैं कि परंपरागत स्रोत के अंतर्गत मानव संसाधन, पशुपालन, कोयला, विद्युत ताप, जल विद्युत, पेट्रोल, डीजल व मिट्टी का तेल आदि, प्राकृतिक गैसें तथा परमाणु शक्ति ऊर्जा आदि आते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि आते हैं। फिर आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन, तो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन है जैसे मिट्टी, वायु, जल तथा वन संपदा, ये आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यानी जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं
तो उनकी पूर्ति के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है? तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन होते हैं उसमें से मिट्टी, वायु, जल तथा वन संपदा आवश्यक होती है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, धारणीयता का क्या अर्थ है? तो धारणीयता का क्या अर्थ है? तो इसमें देखिए, धारणीयता का अर्थ है विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है वह भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे, यानी जो विकास का स्तर हमने प्राप्त किया वो हमारी आने वाली आगामी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। यदि विकास पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है तो इसके दुष्परिणाम भावी पीढ़ी को भुगतने होंगे। वास्तव में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज हमें ऐसा विकास चाहिए जो आने वाली पीढ़ी की औसत गुणवत्ता प्रदान करे, यानी आने वाली पीढ़ी को औसत गुणवत्ता प्रदान करे और जो वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपयोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। तो ये सबसे पहले देखते हैं हम धारणीयता का अर्थ क्या है कि विकास का वह स्तर जो हमने प्राप्त किया है वो हमारी आने वाली आगामी पीढ़ी उसके लिए भी बना रहे, तथा यदि विकास को पर्यावरण क्षति पहुंचाता है तो इसके दुष्परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ी को भी भुगतने होंगे। तो वास्तव में पर्यावरण का अर्थ यानी जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था है दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब आगे देखिए, पीढ़ी की औसत गुणवत्ता प्रदान करें और जो वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपयोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। तो इसमें नंबर 1, यहाँ पर ये नंबर 1 है हमारा। नंबर 1 इसके लिए कौन कौन से आने वाली जो पीढ़ी है उसकी औसत गुणवत्ता प्रदान करें उस पीढ़ी को, और जो वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपयोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। दूसरा है कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, नहीं ये हमारी परिभाषाएं हैं, ये पहली परिभाषा हमारी हुई। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते समय यह ध्यान रखे कि भावी पीढ़ी की पूर्ति क्षमता बाधित न हो। ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते समय यह ध्यान रखे कि भावी पीढ़ी की पूर्ति क्षमता भी बाधित ना हो। फिर यह धारणीय विकास भावी पीढ़ी को कम से कम वर्तमान संसाधनों की पूर्ति क्षमता बनाए रखने का आश्वासन है। उसके बाद में आगे देखते हैं, लिखा है विश्व बैंक के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए मापदंड की सीमाएं। तो विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करता है। विश्व बैंक जो है विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का प्रयोग करता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट जो 2006 में देशों को वर्गीकरण करने में इसी मापदंड का प्रयोग किया गया था। वे तो इसके अंतर्गत वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी वे समृद्ध देश माने गए। कौन से देश? यानी वे देश जो 2004 में प्रति व्यक्ति आय में $10,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी वे देश समृद्ध माने गए, तथा वे देश जिनकी आय प्रति व्यक्ति $825 प्रति वर्ष या उससे कम थी वे निम्न आय वाले देश माने गए। यानी कहने का तात्पर्य कि 2004 में जब गणना की गई थी प्रति व्यक्ति आय की तो उसके अंतर्गत जहां $10,056 जो लोग कमाते थे वे उस देश में प्रति व्यक्ति आय जिनकी $10,056 थी तो वे देश समृद्ध देश माने जाते थे, और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति व्यक्ति थी तो प्रति वर्ष थी तो वे देश थे वो निम्न आय वाले देश माने गए थे। अब मापदंड की सीमाएं क्या हैं? तो मापदंड की सीमाएं देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आय के वितरण के बारे में कुछ नहीं बताते, यानी प्रति व्यक्ति आय के जो आंकड़े होते हैं वो वितरण के बारे में कुछ नहीं बताते। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद यह संभव हो सकता है। फिर प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना जन कल्याण में वृद्धि का अधिसूचक नहीं है, यानी जो प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाती है इसका मतलब ये नहीं होता कि जन कल्याण की वृद्धि भी अधिसूचक हो सकती है, यह जन कल्याण की वृद्धि संभव है। आगे देखते हैं मानव विकास का अर्थ क्या है। विकास दूसरी चीज़ है, मानव विकास दूसरी है। मानव विकास का अर्थ क्या है? मानव विकास का अर्थ है मानव
में गुणात्मक सुधार करना, या मानव के अंदर गुणों का सुधार करना ही मानव विकास का अर्थ है। फिर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जन कल्याण के विकल्पों का विस्तार किया जाता है और इनके द्वारा कल्याण के उन्नत स्तर को प्राप्त किया जाता है। फिर आगे विकास स्तर के विकल्प। अब विकास स्तर के कौन कौन से विकल्प हैं ये मैंने अभी आगे बताया है, फिर बता दे रहे हैं। विकास स्तर की दृष्टि से जन सामान्य के पास 3 विकल्प हैं। पहला है लंबा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करना। पहला जो हमारा विकल्प है लंबा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करना, अभी मैंने आगे बताया है। दूसरा ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा उच्च जीवन स्तर हेतु आवश्यक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना। फिर मानव विकास सूचक। मानव विकास सूचक क्या है? वर्ष 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP अपनी वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट ने मानव विकास सूचकांक को सामाजिक विकास का एक मिश्रित सूचक कहा गया है। इसके लिए मुख्य रूप से 3 बिंदुओं का होना आवश्यक है। नंबर 1 लंबा व स्वस्थ जीवन स्तर, दूसरा ज्ञान तथा तीसरा उत्कृष्ट जीवन स्तर यानी ऊंचा जीवन स्तर। तो इसके लिए यानी मानव विकास के जो सूचक हैं, किन आधार पर कहा गया कि मानव विकास सूचक तैयार किया गया है, तो इन तीनों बिंदुओं के आधार पर ही यह निर्णय लिया गया कि मानव विकास सूचक यानी जो विश्व कल्याण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अपनी 1990 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अंतर्गत वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट ने मानव विकास सूचकांक को सामाजिक विकास का एक मिश्रित सूचक कहा था। इसके अंतर्गत लंबा व स्वस्थ जीवन व्यक्तियों का होना चाहिए, दूसरा वह शिक्षित होना चाहिए यानी ज्ञान का भंडार उसके अंदर होना चाहिए, तीसरा उसका जीवन स्तर उच्च या उत्कृष्ट किस्म का होना चाहिए। फिर इसकी गणना निम्न आधारों पर की जा सकती है। पहला दीर्घायु यानी वह लंबी आयु वाला हो, जैसे उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच में हो, दीर्घायु। दूसरा योग्यता यानी वह शिक्षा ग्रहण करता हो यानी शिक्षित हो। तीसरा प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति आय अधिक हो। फिर आगे देखते हैं विकास के लक्ष्य। विकास के लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो विभिन्न लोगों की इच्छाएं एवं आकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। जो लोगों की इच्छाएं होती हैं वो सब और आकांक्षाएं वो अलग अलग होती हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वे चीज़ें जो उनकी इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करती हैं, इन इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति ही विकास है। इनके निम्नलिखित लक्ष्य हैं यानी वे चीज़ें जो इनकी इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करती हैं, इन इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति ही विकास है। इनके निम्नलिखित लक्ष्य हैं। कौन कौन से हैं? आर्थिक लक्ष्य, दूसरा गैर आर्थिक लक्ष्य। अभी मैंने अगले चैप्टर में आपको बताया है आर्थिक लक्ष्य क्या होता है कि अगले प्रश्न में भी अगले बिंदु में बताया। आर्थिक लक्ष्य यानी जिनका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक धन कमाना है यानी अधिक आय, नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी तथा अपनी उपज। ये क्या होता है? आर्थिक लक्ष्य होता है। यानी जिस व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है धन कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य आर्थिक लक्ष्य कहलाता है। यानी जिसका लक्ष्य क्या होता है, व्यक्तियों का लक्ष्य होता है धन कमाना है, तो वो सभी यानी धन कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य आर्थिक लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे अधिक आय, नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी तथा अपनी उपज। तो इसके अंतर्गत क्या कहते हैं? नौकरी, काम करने का वातावरण, सीखने के अवसर आदि इसमें मिलते हैं। और गैर आर्थिक लक्ष्य क्या होता है? यानी अधिक आय चाहने वाले अन्य लोग कुछ अन्य बातें भी चाहते हैं। यानी अधिक आय चाहने वाले लोग जो होते हैं वो समाज में रहकर कुछ अन्य बातें भी चाहते हैं। वो बातें क्या होती है? समानता का व्यवहार और आय के साथ साथ अपनी सुरक्षा और समाज में व्यवहार भी चाहते हैं वो लोग। तो ये गैर आर्थिक लक्ष्य होता है। यानी धन कमाने के साथ साथ उनका एक निश्चित उद्देश्य दूसरा भी होता है कि समाज में उनका समानता का अधिक व्यवहार जो है वो बना रहे और उसके साथ साथ आय के सुधार यानी आय के साथ साथ सुरक्षा भी उनको प्राप्त होती रहे। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये पहला चैप्टर अर्थशास्त्र का समाप्त होता है और अगले चैप्टर के लिए या आप हमारा जो अगला चैप्टर होगा अर्थशास्त्र का, उसकी जानकारी के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।